हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम टॉपिक करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, जो कि बी फार्मेसी के अंडर आता है। एंटी हिस्टामिन ड्रग। तो हम देखते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग कौन सी होती हैं। तो पहले इसको इंट्रोडक्शन करते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग की। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग कौन सी होती हैं जो कि हिस्टामिन की इफेक्ट को कम करती हैं। एंटी मतलब क्या होता है, किसी के इफेक्ट को कम करना है, उसके इफेक्ट को दबाना है, उसको हम कहते हैं एंटी। तो जो एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है कौन सी होती है, दे आर द ड्रग विच काउंटर द एक्शन ऑफ हिस्टामिन इन द बॉडी। हिस्टामिन आर रिलीज by the interaction of antigen with the IgE antibody on the surface of mast cell। एक मास्ट सेल होता है, जैसे ये हमारा मास्ट सेल है, इसके ऊपर अगर कोई भी पोलन ग्रेन्स या कोई भी डस्ट आके अगर इस पर अटैच होगा तो इधर से हमारा हिस्टामिन रिलीज होगा इसके इनकाउंटर के लिए। और जो IgE, IgM, IgA ये जो होते हैं, जिसमें कि IgE एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जिक रिएक्शन के लिए। तो ये डस्ट के साथ रिएक्ट करेगा और ये इन्फ्लेमेशन और रेडनेस होगी। तो उसको हम कहते हैं कि उससे हमारा एलर्जिक रिएक्शन होता है। वही हम एंटीहिस्टामिन के एक्शन को काउंटर करने के लिए, एलर्जिक को हटाने के लिए एंटीहिस्टामिन ड्रग देते हैं। एंटीजन आर एंटीजन कोई भी प्रोटीन हो सकता है, पॉलीसैकेराइड ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस सोर्स लाइक डस्ट, पोलन ग्रेन्स और भी जगह से हमारा जो है एंटीजन आ सकता है। तो एंटीजन क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को। स्टिमुलेट मतलब उसकी प्रोडक्शन को उत्तेजित करता है कि हाँ वो प्रोड्यूस हो एंटीजन। और एंटीजन जब प्रोड्यूस होता है तो वो एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन करते हैं। उसके बाद जो हमारा हिस्टामिन रिलीज होके एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन करता है, और वहाँ पर हमारी एलर्जिक रिएक्शन को हम जैसे इन्फ्लामेशन होगी, रेडनेस हो जाती है वहाँ उस जगह को, तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीहिस्टामिन ड्रग देते हैं। बेसिकली जो हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। आईजी आईजीएम, आईजीए और आईजीई। आप इसको याद रखने के लिए ऐसे कर एक फार्मूला बनाया, जैसे गेम, GAME, गेम आप याद रख सकते हैं। जो एंटीबॉडीज़ होते हैं हमारे 4, वो इस टाइप से आप याद रखते हैं, GAME गेम करके। IgG, IgM, IgA और IgE। तो जो आईजीई रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जिक रिएक्शन के लिए, जैसे इसमें टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1 2 3 आप अगर पढ़े होंगे तो उसमें देखोगे टाइप 2 के लिए एम रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी तरह आईजीई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एलर्जिक रिएक्शन कॉज होती है बॉडी में। तो जो हमारा हिस्टामिन, हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं क्योंकि हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमको स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी, इसके सार, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और कैसे हम इसकी सिंथेसिस करते हैं वो हमको देखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो हिस्टामिन की स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे इमिडाजोल रिंग होता है एक। ये इमिडाजोल अगर दो नाइट्रोजन है, एक इधर साइड 1 पोजीशन और ये 3rd पोजीशन पे, दो नाइट्रोजन है और डबल बॉन्ड इस साइड इसमें है, तो ये इमिडाजोल रिंग होती है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा NH2 अमाइन ग्रुप लगा होता है फर्स्ट पोजीशन पे, फोर्थ के साथ अटैच हो गए ये हमारा इमिडाजोल के, तो हम इसका आईपीयूएससी नेम करेंगे। आईपीए नेम इसका क्या होगा, 2 अमीडाजोल। 2 अमीडाजोल मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ 2 पे अमीडाजोल लगा है, हमने यहाँ से काउंट किया कि इसके कौन सी पोजीशन पे लगा है। ये हमारा 1 2 कार्बन है यहाँ पे, और ये 3rd पे हमारा ये लगा हुआ है, समझिए आप। तो इस पे अटैच हुआ है अमीडाजोल, 2 पे अमीडाजोल अटैच हुआ है, तो 2 अमीडाजोल 4 आइल यानी 4 के अटैचमेंट के साथ है। और इथाइलिन अमाइन, इथाइलिन क्यों, क्योंकि हमारा ये 2 कार्बन है। और अमाइन क्यों, क्योंकि यहाँ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए अमाइन। तो जो हम देखते हैं कि हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन आर द ट्रांस रोटामर स्ट्रक्चर विच हैविंग द अफिनिटी फॉर द बोथ H1 एंड H2 रिसेप्टर। तो हमारे जो H1 और H2 दो रिसेप्टर होते हैं, जो ये हिस्टामिन होता है वो बोथ ट्रांस रोटामर स्ट्रक्चर में होता है, इसकी अफिनिटी दोनों रिसेप्टर पे होती है। तो अब हम इसकी सिंथेसिस देखते हैं कैसे होती है हिस्टामिन की सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के लिए पहले हिस्टामिन की सिंथेसिस होती है एल हिस्टिडीन से। जब एल हिस्टिडीन होता है वहाँ पे इसके फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, ठीक है। तो इसकी हम डी कार्बोक्सिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि हमने COOH ग्रुप को यहाँ से डी अटैच करना होता है। डी कार्बोक्सिलाइजेशन में डी मतलब हटाना उसको, उस ग्रुप को। तो जैसे हमने इसकी डी कार्बोक्सिलाइजेशन की तो वो हिस्टामिन में कन्वर्ट हो गया। तो यही है इसकी सिंथेसिस हिस्टामिन की, एल हिस्टिडीन से इसकी सिंथेसिस होती है हिस्टामिन की।
तो इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट कौन से हैं? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, सॉरी, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में हम क्या आता है, हिस्टामिन के रिलीज के बाद क्या क्या होता है? तो ये हिस्टामिन रिलीज होता है मास्ट सेल से, तो ये जो इफेक्ट करता है पहला होता है डायलेट स्मॉल ब्लड वेसल्स डायलेट करता है, ओडीमा, ठीक है, ओडीमा करता है। उसके बाद हमारा आ जाता है इसके बाद हमारा आ जाता है ये ब्रोंकी कंस्ट्रिक्शन करता है। देखते हैं हम जब हम डस्ट वाले एरिया में होते हैं या रोड साइड चलते हैं, तो हमारे अंदर जो भी पोलन ग्रेन्स डस्ट जो भी जाता है हमारे अंदर एयर के थ्रू, तो हमारा जो ब्रोंक्योल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और हमें खांसी आती है। वो खांसी क्या होता है? वो एक वो एक्शन होता है कि जो हमारा डस्ट है उसको हमारी बॉडी बाहर निकालने के लिए हमें खांसी करती है। इसी तरह वो ब्रोंकी को कंस्ट्रिक्ट करता है, उससे हम हमें खांसी आती है। उसके बाद होता है इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन करता है। और भी जैसे कि हम गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को बंद करने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज़ करते हैं। ये अलग टॉपिक है, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कौन से होते हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेटेड आर मेडिएटेड बाय H2 रिसेप्टर। जो गैस्ट्रिक एसिड की सीक्रेशन होती है वो H2 रिसेप्टर ही मेडिएट करता है। वो हम देखेंगे जो हमारे ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल और ये रबेप्राजोल, ये ड्रग्स होती हैं इसके लिए, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंडर आती हैं। तो हम देखिए क्लासिफिकेशन कौन सी है एंटीहिस्टामिन की। तो क्लासिफिकेशन पहले तो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देखेंगे। H1 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट, यानी एंटागोनिस्ट क्या होता है? एक एगोनिस्ट मतलब उसके साथ काम करना, और एंटागोनिस्ट यानी उसको अपोज करना। तो जो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? ये हिस्टामिन के रिलीज को बेसिकली रोकेंगे। जो ये ड्रग्स हैं वो हमारी होगी दो क्लासेस में डिवाइड है, एक तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग है वो है अमाइनो अल्कलाइन ईथर। इसके अंदर ये बेसिकली इसके भी क्लासेस हैं, अमाइनो अल्कलाइन ईथर हैं, सेकंड में इथाइलिन डाइअमाइंस हैं, थर्ड पाइपराजीन्स हैं, फोर्थ प्रोपाइल अमाइन है। तो पहले हम देखेंगे अमाइ अमाइनो अल्काइल ईथर कौन से हैं हमारे? डाइफिनाइल हाइड्रामाइन HCl, डाइफिनाइल हाइड्रीनेट HCl, ब्रोमोफिनाइल हाइड्रामाइन, ये आप देख सकते हैं ड्रग जो भी है। और हमारे इथाइलिन डाइअमाइन क्यों? क्योंकि इथाइलिन और डाइअमीन का ग्रुप लगा हुआ है, जैसे ट्राइफिनलामाइन HCl, मेप्रालामाइन, थोनजेलामाइन, ठीक है। और ये जो पाइपराजीन क्यों है? क्योंकि इसमें पाइपराजीन रिंग हमारी होगी, साइक्लिजीन, क्लोरसाइक्लिजीन, मैक्लीजीन, ये तो ईजी है जीन जीन लगा हुआ है, साइक्लो क्लोर मैक्लीजीन। प्रोपेलनामाइन, इसमें क्या प्रोपेलामाइन हमारा लगा होगा, फिनेरामाइन मैलेट, क्लोरामेनाल मैलेट, ट्राइब्रोनाइन HCl। तो आप इसको इसी तरह से याद रख सकते हैं जो हमारी क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हमारा आता है सेकंड क्लास ड्रग्स। जैसे हमारी इसमें आ गए हमारे सेकंड क्लास में। हम जैसे सिट्रीजीन, हमने ये सुना होगा, सिट्रीजीन की टैबलेट्स डॉक्टर बेसिकली देते हैं जब भी कोई ट्रीटमेंट करते हैं एलर्जिक रिएक्शन, कोई रैशेज वगैरह की। तो ये सिट्रीजीन हो गई। सेकंड हमारी ल्यूकोसिट्रीजीन, टर्फेटाडीन, लोराटाडीन, ये चार ड्रग्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं। तो हम इसको सेकंड लाइन ड्रग्स ये होगी। और इसकी जो फर्स्ट लाइन ड्रग है उसके अंदर ये भी आता है फिनोथायाजीन। फिनोथायाजीन में थायाजीन रिंग होगी, क्रोमोथायाजीन, ट्राइमेथ ट्राइमेप्राजीन, टार्टरेट, मिथाइल डायलाजीन। तो आप इसको याद कर सकते हैं इजीली, और ये एकदम इजी क्लासिफिकेशन है एक तरह से। उसके बाद हम करते हैं H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन, जो फर्स्ट जनरेशन है उस ड्रग, उसकी हम देखेंगे सिंथेसिस, IUPAC नेम, स्ट्रक्चर वगैरह। तो जो एक बार ओवरव्यू करते हैं। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आर क्लिनिकल यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशन। तो हमें पता ही है जो H1 एक H2 दो रिसेप्टर होते हैं। तो H1 रिसेप्टर हम एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम H1 एंटागोनिस्ट यूज करते हैं एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीटमेंट के लिए। और जो H2 है वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन के लिए होते हैं। तो उसमें हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर, मेप्राजोल, लैंसोप्राजोल और भी ड्रग्स दो तीन है, पेंटोप्राजोल, वो यूज करते हैं। तो H1 एंटागोनिस्ट यूज हम करते हैं इसके लिए एलर्जी कंडीशन के लिए, लाइक रूमेटाइटिस, कंजक्टाइटिस, डर्मेटाइटिस एक्सेट्रा। ये हमारे जो स्किन के बेसिकली ट्रीटमेंट होते हैं, ऐसे
हम हमें रैशेज़ हो गए, एलर्जिक रिएक्शन स्किन पे होती है बेसिकली, कई बार ब्रोंकाइटिस में हो जाती हैं और भी बॉडी पार्ट्स में होती रहती हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं, जो एंटी हिस्टामिन जो होते हैं वो प्रिवेंट नहीं करते हिस्टामिन की फॉर्मेशन को, कि हम सोचे कि हिस्टामिन, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर जैसे हमारा हमने कोई भी टैब ओपन की, वाटर की टैब ओपन की और हम वहाँ से पाइप लगा के कहीं ले गए पानी भरने को, तो हम, अगर हम वहाँ पर पानी ज़्यादा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, टैप जो पाइप है उसको हम दबा देंगे। दबाने से क्या होगा, जो वाटर का फ्लो है वो रुक जाएगा या तो वो बहुत कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमने जो वहाँ जो टैब ओपन है वो तो नहीं हमने बंद करी, वहाँ से तो पानी आ ही रहा है, पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने उसको दबा दिया हाथ से या किसी और ऑब्जेक्ट से। तो इसी तरह होता है ये क्या करता है, ये एंड हिस्टामिन के रिलीज को नहीं रोकता, ये बस उसकी फॉर्मेशन को ही रोकता है, रिलीज उसको जो हिस्टामिन है वो उसको नहीं रोकता, वो बस उसको ब्लॉक कर देता है। The drug cause the blockage of H2 receptor which result decrease the vascular permeability, relaxation of smooth muscle in respiratory, और रिलैक्सेशन करता है स्मूथ मसल की, रेस्पिरेटरी की। H1 receptor antagonist cause sedation due to the lack of selectively for the पेरिपेराइल H1 रिसेप्टर, ये सिडेशन कर सुस्ती वगैरह आपको होगी ऐसे जब भी H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम लेंगे तो। और अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो सार होता है किसी भी ड्रग का, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में बेसिकली होता क्या है, इसमें बेसिकली हम करते हैं कि किसी भी ड्रग का कोई भी ग्रुप अटैच किया तो उससे क्या डिफरेंट आया, क्या उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ी, कोई भी चेन को इंक्रीज करने से क्या उसकी अलग से एक्टिविटी आ रही है, या उसमें कार्बन, कितने कार्बन होने चाहिए, कौन सा ग्रुप बेटर होता है अब्जॉर्प्शन के लिए, कौन सा ग्रुप लगता है, ये हम डिस्कस करेंगे। मेटाबॉलिज्म के लिए अगर ओ एच ग्रुप है तो मेटाबॉलिज्म के लिए बढ़िया है या नहीं, ये सब इसमें देखते हैं कि ड्रग हमारी बेहतर कैसे बन सकती है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का, वो क्या होता है, दो कार्बन होते हैं बीच में और एक इधर एन ग्रुप और एक इधर एन ग्रुप और साथ में अराइल लगे होते हैं, और इधर आर एन ई, तो ये इथाइल मिथाइल ग्रुप जो भी हम कह सकते हैं लगे होते हैं। और इधर अराइल यानी रिंग रिंग फॉर्म, ए आर मतलब रिंग फॉर्म एरोमेटिक फॉर्म, ए आर इज अराइल यानी फिनाइल या हेट्रो अराइल ग्रुप, फिनाइल मतलब कोई भी बेंजीन रिंग हो गई, और ये भी कोई भी मिथाइल ग्रुप हो गया अराइल, या एक्स का मतलब हो गया कोई भी ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, और जो एन एन ये है बेसिक टर्मिनल अमाइन ग्रुप, ये जो एन और आ रही है बेसिक है टर्मिनल अमाइन ग्रुप, ये हर एक में होंगे। तो हम पहला क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का पहला पॉइंट, लेंथ ऑफ कार्बन चेन। पहले हम देखेंगे जो हमारा एंटीहिस्टामिन ड्रग है उसकी लेंथ, जो कार्बन चेन सी सी लगे हुए दो, उसको चेंज करने से क्या इफेक्ट आ रहा है, फर्क हो रहा है उस ड्रग में। तो पहले देखते हैं, मोस्ट ऑफ द ड्रग H1 एंटीहिस्टामिन ड्रग है वो इथाइलिन चेन, यानी दो चेन होती है उसमें इथाइलिन, यानी एक के दो कार्बन होंगे। ये बेसिकली रिक्वायर होती है एक्टिविटी के लिए, दो कम से कम तो चेन होनी चाहिए कार्बन की। इंक्रीज द ब्रांचिंग रिड्यूस द एक्टिविटी, अगर हमने तीन कर दी, प्रोपेन कर दी, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, अगर इस ऐसे बढ़ाते गए चेन को तो वो क्या करेगा, एक्टिविटी को ही डिक्रीज कर देगा, उसकी एक्टिविटी ही चली जाएगी जो ड्रग की है। सेकंड आ गया हमारा नेचर ऑफ अराइल ग्रुप, अराइल ग्रुप जो हम लगा रहे हैं, ठीक है, इधर हमने देखा था अराइल, ये लग रहे हैं ना अराइल ग्रुप यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये अराइल ग्रुप, इनका नेचर कैसा होना चाहिए, ये एक तो जो डाई अराइल सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो इसेंशियल H1 रिसेप्टर अफिनिटी के लिए, टू अराइल मोइटी मस्ट बी एबल टू अडॉप्ट द नॉन कोप्लेनर, दो अराइल मोइटी होनी चाहिए, जैसे कि कोप्लेनर यानी ये प्लेन में ना है ड्रग, उससे क्या होगा, रिसेप्टर में इफेक्ट पड़ता है। ईच ऑफ द ऑप्टिमल H1 रिसेप्टर interaction, substitution of one of aryl, usually benzene, influence the potency, ये कोई ड्रग जो है सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कोई भी एक अराइल ग्रुप रिंग की बेंजीन की इन्फ्लुएंस करेगा उसकी पोटेंसी पे। डिस्पोजिशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द हैलोजन, अगर हम कोई भी हैलोजन एटम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एट अ पैरा पोजिशन, हैलोजन यानी आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये अगर हम हैलोजन एट पैरा पोजिशन पे यूज़ करेंगे हम बेंजीन के, तो उसमें क्या होगा, जो इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो ग्रेटर हुई उसकी पोटेंसी बढ़ जाएगी ड्रग की, ठीक है। देन पेरेंट कंपाउंड, जो पेरेंट कंपाउंड होगा उससे ज़्यादा उसकी पोटेंसी चली जाएगी अगर हम हैलोजन की अटैचमेंट करते हैं, जैसे कि हमारा क्लोरम, क्लासिफिकेशन में देखा था, कहा गया ये हमारा ये जो साइक्लिजीन, क्लोरसाइक्लिजीन, मैक्लिजीन, इसमें अगर क्लोर ग्रुप लगा दिया ना बेंजीन के ऊपर, तो इससे क्या होगा, इफेक्ट होगा हमारी एक्टिविटी में। और हम जैसे देख सकते हैं इसकी
एग्जाम्पल हमने जैसे अभी बात करी थी, ये हमारा फिनारामाइन हो गया, ठीक है। ये हमारा फिनारामाइन की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमारा आर लगा हुआ है, CH3 ग्रुप एन के बाद ये दो हमारी कार्बन इसेंशियल, और ये जो एक्स था वहाँ CH3, और ये अराइल ग्रुप की जगह AR जो हमारे थे वो। सेकंड आ गया हमारा क्लोरम फेनोरामाइन। इसमें हमने क्या किया, Cl ग्रुप देखिए यहाँ अटैच कर दिया, सॉरी क्या CH ग्रुप यहाँ हमने अटैच कर दिया Cl ग्रुप इस बेंजीन में, इससे क्या हुआ, इसकी पोटेंसी बढ़ गई। उसके बाद हमारा थर्ड आता है द टर्मिनल अमाइन एन मस्ट बी टर्शरी। टर्शरी मतलब जो हमारा अमाइन के साथ है वो टर्शरी ग्रुप लगाना चाहिए, नहीं दो कार्बन और इधर भी एक, यानी जो हमारा एन है ना नाइट्रोजन, वो टर्शरी होना चाहिए, सेकेंडरी नहीं होना चाहिए, इससे एक्टिविटी में इफेक्ट पड़ेगा। कम से कम टर्शरी होना चाहिए। फिर फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो भी ऑप्टिकल उसकी एक्टिविटी है। कार्बन चेन ऑफ टिपिकल H1 एंटीहिस्टामिन शुड बी 2 और 3 कार्बन, ठीक है। तो कार्बन चेन जो हमने बात करी थी वो कम से कम 2 या 3 होनी चाहिए। एटम एंड 3 मस्ट बी डिस्टेंस ऑफ द टर्मिनल ऑफ नाइट्रोजन एंड डाई। ये जो कार्बन है वो टर्मिनल ऑफ नाइट्रोजन एंड डाई अराइल रिंग के बीच के डिस्टेंस को भी प्रिडिक्ट करते हैं कि कितना डिस्टेंस कम से कम उसमें होना चाहिए। 5 to 6 एस्ट्रोनॉम होना चाहिए उसका डिस्टेंस, ठीक है। ए नॉट मतलब 10⁻⁻10 या 11 ऐसी कुछ होता है। ब्रांच फिफ्थ हमारा आ गया ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन, रिजल्ट रिडक्शन ऑफ एक्टिविटी विद एक्सपेक्शन ऑफ प्रोमेथाजीन। अगर हमने ब्रांचिंग कर दी चेन की, ब्रांचिंग मतलब ब्रांच जोड़ दी ऐसे, तो वो उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा। एक्सेप्शन है प्रोमेथाजीन, प्रोमेथाजीन में नहीं ऐसा, तो जैसे कि यहाँ हमें नेपथलीन रिंग 3 रिंग्स लगी हुई है, यहाँ हमारा सल्फर, यहाँ नाइट्रोजन, तो इसमें क्या है, ये इसको छोड़ के अगर हम कोई और भी ग्रुप में करते हैं तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी। सिक्स्थ हमारा क्या है, कंपाउंड विद असिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन अनसैचुरेटेड कार्बन चेन वन ज्योमेट्रिकल आइसोमर टिपिकली शो हायर रिसेप्टर अफिनिटी देन अदर। जैसे कि हमारा कोई कंपाउंड असिमेट्रिकल है तो वो हायर अफिनिटी देगा ना, वो कहीं भी अटैच, अगर एक प्लेन में है तो वो कहीं भी मतलब अटैच नहीं होगा। कोई भी ऐसे जाल टाइप का, मैश टाइप का अगर वो कंपाउंड, तो कहीं भी अटैचमेंट कर जाएगा। उसकी ज्योमेट्रिकली ऐसी होनी चाहिए कि वो कहीं भी अटैचमेंट हो जाए ईजिली, हायर रिसेप्टर की अफिनिटी हो, कि रिसेप्टर किसी भी मतलब शेप में हो, वो उस उसके मतलब चारों साइड अलग अलग शेप हो कि वो किसी भी शेप के रिसेप्टर पे अटैच हो जाए, बेसिकली H1 रिसेप्टर जो कि हमारा है। हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आ गया एंटीहिस्टामिन एक्सिबिट ऑप्टिमल आइसोमर डी आइसोमर एंड मोर पोटेंट देन एल आइसोमर। जो एंटीहिस्टामिन हमारा दो ऑप्टिम आइसोमर्स में रहता है, डी आइसोमर एंड एल। तो जो डी आइसोमर है वो ज़्यादा पोटेंट है एज कम्पेयर टू एल आइसोमर। एग्जाम्पल डी क्लोरामफेनामाइल आर मोर पोटेंट देन लिपोफॉर्म, ठीक है। connecting moiety of the typically H1 antihistamine may be saturated CO as simply carbon atom. This group along with the carbon chain serve as सेपरेट ग्रुप ऑफ द फार्माकोफैक्टर मोइटी। तो आप इसको देख सकते हैं 10 इसके पॉइंट, इसका ये जो कह रहा है कनेक्टिव मोइटी टिपिकली H1 एंटी एंटागोनिस्ट में भी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड माने ये डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड आ गया तो इससे इफेक्ट पड़ेगा उसकी जो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोफैक्टर जो होता है वो उसकी ड्रग की वो कम या डिक्रीज हो जाएगी, इससे हमारी एक्टिविटी नहीं आती। तो नेक्स्ट हमारा वेयर एक्स इज इक्वल टू सी, सी एक्स अगर कार्बन के हैं तो कायरल सेंटर रिजल्ट स्टीरियो सेलेक्टिव रिसेप्टर बाइंड टू द कंपाउंड विद एस कॉन्फ़िगरेशन हैज हायर रिसेप्टर अफिनिटी देन द आर इन एंशियोमर साइक्लिजन इसकी एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आगे हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे और IUPAC देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में हमारा पहला आता है, हम इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग्स ही करेंगे, सारी ड्रग्स की स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उनकी करेंगे। तो पहला हमारा आगे अमाइनो अल्काइल ईथर। अमाइनो अल्काइल ईथर वैसे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल मतलब क्यों बोल रहे हैं ना, इधर अल्काइल दो लगे हुए हैं, और ईथर की ROR देखिए ROR, ठीक है ईथर। तो आप देख सकते हैं आर यानी मिथाइल के लिए, AR लगा है फिनाइल के लिए, और आई पे किसका क्या होगा 2 डाइफिनाइल, 2 क्यों 1, इधर से हम करेंगे काउंटिंग जहाँ पे अमाइन लगाया 1 2, 2 पे लगा है डाइफिनाइल, ठीक है। डाइफिनाइल मिथॉक्सी, ऑक्सी क्यों लगाया, यहाँ ऑक्सीजन है, मिथाइल है तो मिथ, ऑक्सी है तो ऑक्सीजन, ठीक है। 2 डाइफिनाइल मिथॉक्सी एन एन क्यों, R1 R2, ठीक है, 2 R लगे हैं तो एन डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है एन पे, और इथाइल अमाइन, ठीक है, एक दो दो ये है तो इथाइल अमाइन। तो अब इसकी नेमिंग ऐसे याद कर सकते हैं। तो हम इसकी सिंथेसिस देखेंगे, जो हमने सिंथेसिस कैसे करनी है। तो पहले हमने डाई डाइफिनाइल मिथाइल को
Br2 और HCl के साथ रिएक्ट करवाया, और जो हमारा ये जो पीएच देख रहे हैं ये बेंजीन रिंग्स ही हैं। तो यहाँ ये जो हमारा एच बी आर यहाँ पर अटैच हो गया, जहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट हो गया, और जो एच ग्रुप है वो यहाँ पर हमारे सेकंड कार्बन पे लगे। इसके साथ हमारा नेक्स्ट हम अटैच करेंगे ओ एच सी एच टू और एन, ये ग्रुप हमने रिएक्ट करवाया। उसके बाद हमारा ये बन गया पी एच, और ये जो एच था ये बी आर एच सी एल, जो एच सी एल से ये एक इसका एच ही था वो, और बी आर ने इधर एच बी आर बना के निकल गया। तो वो ओ यहाँ से आ गया, और ये एच निकल के यहाँ से एच बी आर बना के निकल गया, और सी एच टू एन ये वाले, और ये इसमें हमने एच सी एल डाल दिया। तो पॉइंट जो एच सी एल डाला है डाइफिनाइल हाइड्रामाइन एच सी एल है, उसकी यूज़ कहाँ करते हैं? रिकमेंड वेरियस एलर्जी कंडीशन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द सेलेसरी मेथाइल रेनिटाइटिस। ठीक है, अब ये डाइमेनहाइड्रीनेट के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस की किस में है, सिर्फ इसमें डिफरेंस हमारा आप देख सकते हैं किस में है। बेसिकली इसमें डिफरेंस बहुत कम है, तो वो आप इसकी देख सकते हैं, हमने उसके अंडर ही पढ़ा था कि ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है, और ये हम जो ड्रग होती है डाई मैनहाइड्रेट वो इसके अंडर ही आती है हमारी अमाइनो अल्काइल ईथर के अंदर, क्योंकि इसमें अल्काइल भी है अमाइनो ग्रुप भी है। अल्काइल क्यों, ये देखिए, ठीक है, और अमाइनो ये रहा, ठीक है, ईथर ये ग्रुप लगा हुआ है, तो वही है 2 डाइफिनाइल मिथॉक्सी इथाइल एन डाइमिथाइल अमाइन। नेक्स्ट हमारा आ रहा है इथाइलिन, ये आप देख सकते हैं इसके डॉक्सिलामाइन सक्सीनेट। डॉक्सिलामाइन सक्सीनेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको वैसे ही याद कर सकते हैं। सक्सीनेट के लिए सी एच टू सी डबल ओ माइन ग्रुप ये लग जाता है। उसके बाद हमारा आ गया इथाइलिन डाइअमाइंस। इथाइलिन डाइअमाइंस में वही बस हमने पढ़ा था, इथाइलिन डाइअमाइंस 2 अमीन्स लगे होंगे इथाइलिन, ठीक है। इससे हमारा आ गया ट्राई फिल्नामाइन सिट्रेट, और पाइपराजिन में एक पाइपेराजिन रिंग लगी होगी, आप देख सकते हैं पाइपेराजिन रिंग लगी हुई है, ठीक है। 2 एन 1 और 4 पोजीशन पे एन बिना बॉन्ड के, तो ये पाइपराजिन रिंग होती है। क्लोरोपाइपराजिन क्लोरीन लगा है एक बेंजीन पे, सब सेम है बिल्कुल, कोई डिफरेंस नहीं है। ब्यूक्लाजिन में भी यही है, बस यहाँ कार्बन के साथ 3 यहाँ वो निकल जाएंगी ब्रांचेज। मैक्लीजीन प्रोपाइलमाइन आप ये देख सकते हैं एक बार। और इसके बाद हमारा आ गया ये ये भी आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर आप देख लीजिए कि स्ट्रक्चर थोड़ी डिफिकल्ट है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद है सिट्रीजिन। सिट्रीजिन हमारी बेसिकली बहुत सी इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये यूज़ होती रहती है हमें, अगर जाएंगे फार्मासिस्ट के पास तो वो एलर्जी के लिए बेसिकली सिट्रीजिन ही रिकमेंडेड करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। सिट्रीजिन देखिए, हमने बोला था ना कि अगर कोई भी हैलोजन लग जाता है तो वो इसकी पोटेंसी इंक्रीज कर देगा। तो देखिए अब बेंजीन के साथ एक हैलोजन लगा हुआ है क्लोरीन, इससे इसकी पोटेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इसीलिए ये हमें दिया है। इससे हमारा पाइपराजिन रिंग भी है, ठीक है। और ये लिवोसिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन का एल है, एल इन एंशोमर है, जो ये एच है वो इधर को जाएगा एल, ठीक है। तो ये एल इन एंशोमर के लिए हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल चॉइस फॉर्मा।